नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी तमाम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान, इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसवाइएल के स्टूडेंट हो या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप सभी लोग हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से अपने तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, तमाम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक एक चैप्टर के अंदर अपनी फाउंडेशन को ले कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे 2 या 3 चैप्टर रहते हैं जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो लास्ट में जाकर के यूनिट 5 का हिस्सा रहते हैं। उसी कड़ी में हमारा ये चैप्टर रहने वाला है जिसको आप लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो लेक्चर के दरमियान रिसीवेबल मैनेजमेंट को हम लोग डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। तमाम पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक बार हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके कॉपी पेन अपना साथ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि काफी ऐसे फॉर्मेट हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, अपने जहन में डालना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हर बार की तरह मैं अपने जो आपके चैप्टर के टाइटल है उसी से शुरुआत करूंगा। हमारा जो शब्द है हमारे पास, अगर आप लोग देखेंगे, चैप्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक रिसीवेबल, एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोग समझते हैं उसका प्रबंधन करना होता है, लेकिन रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा अमाउंट जो कोई भी कस्टमर अगर हमारे से उधारी सामान लेके गया है और उधारी सामान के बदले जो उसका पैसा बनता है, जो उसको पे करना है, या किसी भी कस्टमर ने क्रेडिट के ऊपर कोई सर्विस रेंडर किया है लेकिन वो उधार पे रेंडर किया था, तो उसको जो अमाउंट पे करना होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। तो इन शॉर्ट में आप लोग ये समझ सकते हैं, किसी भी कस्टमर ने कोई भी उधारी सामान खरीदा और जो उसको अमाउंट पे करना होता है, दिस इज कॉल्ड द रिसीवेबल अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिसीवेबल अमाउंट बोलते हैं। और इसी का मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे बहुत बेसिक और बुनियादी तौर पे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स रिसीवेबल के ऊपर फोकस करते हैं तो रिसीवेबल की अपनी एक डेफिनेशन होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिसीवेबल की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं रिसीवेबल अपने आप में डेटर कह सकते हो। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर होता है या अकाउंट रिसीवेबल होता है, रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर की तरफ जो अमाउंट ड्यू है, ध्यान रखिएगा, या तो आपने गुड सोल्ड किया है, ठीक है ना, या आप उसने कोई सर्विस रेंडर किया है। किसके ऊपर सर्विस रेंडर किया है? क्रेडिट के ऊपर सर्विस रेंडर किया है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस अमाउंट को हम लोग रिसीवेबल कहते हैं, यानी रिसीवेबल अमाउंट होता है। और उसका मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स हमको यहाँ पे सीखना है। काफी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को याद रखना है, इसको क्रेडिट पॉलिसी के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप लोग क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, चाहे आप लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है ना। आप लोगों को याद रखना है, चाहे आप लोग क्या कह सकते हैं? क्रेडिट पॉलिसी, चाहे आप लोग कह दीजिए रिसीवेबल मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इन दोनों का मतलब क्या रहने वाला है? आपका सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे सवाल एक उठता है, सर हम कोई भी धंधा करते, कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के अंदर हम लोग अक्सर क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो। हमारा रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा? जब हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? अपने सामान को या अपनी सर्विस को क्रेडिट के ऊपर ऑफर करते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, यहाँ पे पूरा सिस्टम आप लोग समझिएगा। कोई भी बिजनेस जो चलता है ना, उस बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है कि एथिकली हमारा क्या रहे, हमारा जो सेल्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अगर आपका सेल्स इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो पॉसिबिलिटी है आपके प्रॉफिट के अंदर भी एक हाइप आएगा, एक इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आई इतनी बात? यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, जो भी आप लोग गुड्स और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि ये बिजनेस है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एक तो कैश के अंदर अपनी डील कर रहे थे। अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट ऑप्शन, समझ में आया आपको? क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट ऑप्शन, इंक्रीज क्रेडिट ऑप्शन ऑफर किया, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है आपकी सेल भी
इंक्रीज हो जाती है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाता है। ये प्रॉफिट हम लोग आज सीखेंगे कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्रेडिट ऑफर करते हैं। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लेंगे तो आप लोग ईएमआई का एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर अगर आप लोग व्हीकल देखते हैं तो उन सब में क्या होता है, मैक्सिमम व्हीकल फिनेंस होते हैं, फाइनेंस जिसको कहते हैं, ईएमआई पे चलते हैं, किस्तों पे चलते हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है, अगर वो किस्तें ना हो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड ना हो, तो अब आप लोग देखिएगा जो ये अलग अलग इंडस्ट्री है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, इनका रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। रेवेन्यू माने इनकी सेल्स घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट ऑप्शन है ना, ये उधारी वाला ऑप्शन है, ये किसी भी बिजनेस के अंदर उसके रेवेन्यू और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जैसे जैसे आपने क्रेडिट ऑप्शन को एक तरीके से इनेबल किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला तो बड़ा चैलेंज ये है, ये चेक करना कि क्रेडिट जब हम लोग ऑफर करते हैं, जब हम उधारी ऑफर करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कब करोगे? अगर आपका सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप लोग क्रेडिट ऑफर करते हो। जब आप लोग क्रेडिट ऑफर करते हो तो आपका एक अमाउंट है वो लॉक हो जाता है, जिसको आप लोग अमाउंट लॉक के नाम से जानते हो। यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए आपने उधारी लिया उतने टाइम के लिए आपका पैसा फंस जाता है, और उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको रिकवर एजेंट वगैरह भी रखने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे चार्जेज है जो एडिशनली अप्लाई हो जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन आपने समझा, क्योंकि हमने पढ़ना है रिसीवेबल। रिसीवेबल के अंदर क्या होता है, हमने सामान उधारी दिया। आपको समझना क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने उधारी दिया ही क्यों? क्योंकि हमें सेल्स और रेवेन्यू को क्या करना था, इंक्रीज करना था। समझ में आई? तो बहुत बुनियादी तौर पे मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको समझा दी है। करीब करीब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी मिला होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो बातें मैंने अभी अभी बताई ना, वो सारी बातें आपको यहाँ पे दिखेगी। कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, अलाउ क्यों करता है क्रेडिट पे सेल के लिए? सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग ईएमआई ऑफर करते हैं तो हर एक वो कस्टमर जिसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है एक मिनिमम अमाउंट पे करके, डाउन पेमेंट करके। तो यानी कि सबसे पहला तो क्या है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। प्लस में जब जब हम लोग ईएमआई ऑफर करते हैं, क्रेडिट पे ऑफर करते हैं, तो हम लोग नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है। क्लियर है? और अगर आज के टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लोग वर्क करते हैं, किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, तो बड़ा कंपटीशन का माहौल है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और कंपटीशन को डील करने के लिए, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, कंपटीशन के अंदर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्रेडिट ऑफर करना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो, एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन हो, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी फर्म को जरूरी है क्या अलाउ करना, क्रेडिट सेल को अलाउ करना। तो काफी अहम ये सवाल हो जाता है कि क्रेडिट सेल अलाउ क्यों किया जाता है। आपको सेल्स इंक्रीज करना, आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, आपको नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, आपको कंपटीशन के अंदर रहना है, और आपको बिल्ड करना है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ। ये तमाम कारण है माय डियर फ्रेंड, जो हमें क्या करते हैं, हमें नहीं, किसी भी फर्म को अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी फर्म को अलाउ करते हैं कि आप क्या कीजिए, सेल्स कीजिए। किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर। तो बहुत बुनियादी तौर पे आपको ये समझ रहे हो, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब एक और आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कॉस्ट इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इंप्लीकेशन का मतलब होता है जब जब आप लोग एक तरीके से क्रेडिट ऑफर करते हैं, क्रेडिट के ऊपर सेल्स अलाउ करते हैं, किसी कोई भी फर्म जब किसी भी सेल को क्रेडिट के ऊपर अलाउ करती है, तो उसके कुछ अपने कॉस्ट लगते हैं। यानी कि अगर आपको पैसा रिकवर करना है ना, तो उसके अपने कॉस्ट लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो हो जाता है बैड डेब्ट। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी अमाउंट है जो छोड़नी पड़ती है। काफी ऐसे कस्टमर है जो ईएमआई पे नहीं करते हैं, हम मैक्स टू मैक्स फर्म क्या करती है, उसके सिविल को खराब कर देती है। यानी कि यहाँ पे एक तो आ गया आपका बैड डेब्ट आ गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, यानी कि जो आपका फाइनेंसिंग रिसीवेबल है, यानी कि आप जो अमाउंट रिकवर करेंगे उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा, बैड डेब्ट के साथ आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है, यानी कि जो आपका बेसिक अमाउंट है, वो क्या हो जाता है, आपका लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका लॉक हो जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर पे नहीं करेगा तब तक वो पैसा आपका पड़ा रहेगा, लॉक हुआ पड़ा रहेगा। अगर वो पैसा, मान लीजिए 50 लाख का सेल था, 50 लाख आपके पास था, आपके बैंक के अंदर पड़ा हुआ था, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता, तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट आपका लॉक हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हमें
कलेक्शन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगता है। किसके लिए? जब हम लोग कोई भी रिसीवेबल मैनेजमेंट करते हैं या क्रेडिट पॉलिसी लेके आते हैं। समझ में आया? तो यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए, बैड डेप्थ हो गया, अगर आप लोग इंप्लीकेशन करते हैं, जो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल हो गया, कलेक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, यानी कि ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। यानी कि मैनेजिंग रिसीवेबल अपने आप में कैसा हो जाता है, यही एक कारण है कि यहाँ पे हम लोग इसको किसके अंदर रखते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर रखते हैं। यानी कि ये वाला जो चैप्टर है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये कहां पे आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन की कैटेगरी के अंदर आएगा। समझ में आया? तो बुनियादी तौर पे आपको एक क्लैरिटी मिला होगा क्रेडिट पे सेल किया क्यों जाता है और रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट पॉलिसी अभी बताऊंगा। क्रेडिट पॉलिसी मतलब गाइडलाइन होता है, किसको कितना एक तरीके से उधारी देना है, किसको देना है, कब रिसीव करना है, कैसे रिसीव करना है, ये सारी गाइडलाइन कहां पे आ जाती है, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आ जाती है। खैर ये हम लोग आगे जाके जिक्र करेंगे। समझ में आया? तो यहां से आपको क्लैरिटी मिला होगा, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर क्या कुछ चीजें चलने वाली हैं। अब कई बार क्या होता है ना, एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी बताया। अगर आप सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं या प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सेल्स इंक्रीज करने के साथ साथ प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए फर्म को अलाउ करना पड़ता है सेल्स ऑन द क्रेडिट, या क्रेडिट के ऊपर सेल्स को अलाउ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कोशिश होती है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेनिंग रिसीवेबल की कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। किसकी हेल्प से? रिसीवेबल मैनेजमेंट की हेल्प से। और यहाँ पे देखिएगा, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग एंश्योर करते हैं टाइमली कलेक्शन को, कि हमारा जो पेमेंट है वो टाइमली हो जाए। और रिसीवेबल मैनेजमेंट की वजह से ही मेंटेन होता है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्लियर है? तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एकदम एब्सोल्यूट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड मिनिमाइज बैड डेप्ट, यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर ही वो सारी कलाकारियां होती है। रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर ही कुछ कुछ ऐसी क्रेडिट पॉलिसी होती है। क्लियर है? याद रखिएगा क्या होती है, कुछ कुछ क्रेडिट पॉलिसी होती है जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं जो बैड डेप्ट हो क्या रहे, मिनिमाइज रहे और पेमेंट हमको टाइमली मिल सके। तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये। हर एक वो स्टूडेंट जो कॉमर्स ग्रेजुएट है या कॉमर्स ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, ठीक है, परस्यूइंग है, वो डेफिनेटली इन सारी चीजों को आराम से लिख सकता है। इसके अलावा भी काफी पॉइंट बनते हैं, ये मेरे जहन में आए वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी कुछ किताबों के अकॉर्डिंग, ताकि आपको चीजें बेटर वे में समझ में आ सके। क्लियर? तो ये हो गया रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट के बाद एक शब्द जुड़ा हुआ था क्रेडिट पॉलिसी। सर क्रेडिट पॉलिसी का भी सेम ही मीनिंग होता है, मैंने बताया ना, बात वही है, बस घुमा करके बोलना है। पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइंस, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन। अगर आप लोग केवल मीनिंग की बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, तो क्रेडिट पॉलिसी अपने आप में क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइन होता है। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ गाइडलाइन होता है। और सेट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहरहाल वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। सेट आप लोग समझ गए होंगे ना, एक ग्रुप आप लोग समझ लीजिए। यानी कि क्रेडिट पॉलिसी जे सेट ऑफ द गाइडलाइन दैट डिटरमाइन, क्या क्या जो गाइडलाइन डिटरमाइन करती है कि हमें टू होम, ध्यान रखिएगा, टू होम क्रेडिट शुड बी गिवन, किसको क्रेडिट देना है, अच्छा कितना क्रेडिट आपको देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, और एग्जैक्टली कलेक्शन के टाइम पे क्या क्या स्टेप लेके चलनी है। ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइन है, जिनको माय डियर फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, जिनको क्रेडिट पॉलिसी बोला जाता है। बहुत बेसिक और बहुत आसान डेफिनेशन है, समझ में आया। क्रेडिट पॉलिसी अपने आप में ऐसी सेट ऑफ द गाइडलाइंस जो डिटरमाइन करती हैं किसको क्रेडिट देना है, कितना देना है, कितने लंबे समय के लिए, टाइम पीरियड कितना रहेगा, और क्या क्या स्टेप रहेंगी, वो आपको क्या करना है, टेकन फॉर द कलेक्शन को टेक करने के लिए। समझ में आया? तो ये सारी चीजें कहां पे डिसाइड होती हैं, इन गाइडलाइन की वजह से डिसाइड होती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स ये गाइडलाइन क्या कहलाती हैं, क्रेडिट पॉलिसी कहलाती हैं। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, कई बार एग्जाम के अंदर छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है, सर इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। सबसे पहले हमें मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट रिस्क को, कि हमारा पैसा डूबे ना, बैड डेप्थ ना हो। हमारा क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं क्रेडिट पॉलिसी। हम मतलब फर्म, ठीक है ना, हम का मतलब हम इंडिविजुअल की बात नहीं करें, हम लोग फर्म की बात करें, ठीक है ना। तो क्या बनाया जाता है, आपका क्रेडिट पॉलिसी बनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बैलेंस सेल्स ग्रोथ विद द रिस्क, ये काफी अहम बात है। आपको क्या करना है, सेल्स ग्रोथ और रिस्क के बीच में क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें कौन हेल्प करता है,
क्रेडिट पॉलिसी हेल्प करती है? एंश्योर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग कह सकते हो एब्सोल्यूट, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं समझने के लिए, ठीक है ना। एब्सोल्यूट बैलेंस्ड आप लोग कह सकते हैं, यानी कि न ज्यादा बहुत ज्यादा न बहुत कम, क्लियर है। और कंट्रोल करना बैड डेब्ट को, ये तमाम चीजें किसमें हेल्प करती हैं? ये सारी चीजों में कौन हेल्प करता है? हमारी क्रेडिट पॉलिसी हेल्प करती है। अगर क्रेडिट पॉलिसी ना हो ना तो ये सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन था। मुझे लगता है कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे था नहीं कि आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बहुत बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें, छोटी चीजें जो आपको समझ में आई होगी। क्रेडिट पॉलिसी आप लोग समझ गए होंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट का मायना, मीनिंग, अर्थ क्या होता है ये समझ गए होंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है ना, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके चलता हूं ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्रेडिट पॉलिसी तैयार करनी है। होगा क्या कि आपको अलग अलग डेज के हिसाब से एक प्लान गिवन होगा, जिसमें से आपको बेस्ट प्लान चूज करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग दिनों के हिसाब से, यानी कि डे के हिसाब से आपको चीजें तैयार करनी होगी। अलग अलग दिनों के हिसाब से आपको क्या करनी है? चीजें तैयार करनी है। एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एक बार ये वाला अपना फॉर्मेट समझ लिया ना, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी चीजें। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने 4 कंपैरिजन करने हैं, 4 प्लान मेरे पास हैं या 5 प्लान मेरे पास है, तो मेरे को 5 ही वर्टिकल्स बना लेने हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, क्रेडिट पॉलिसी में तैयार कर रहा हूं, ठीक है, या आप लोग 3 ले लीजिए, बहुत आसान है, तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं आपका, सर हम लोग तैयार कर रहे हैं आपका क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर क्या कुछ फॉर्मेट रहेगा, ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप लोगों को क्रेडिट पॉलिसी नहीं समझ में आए ना, तो आप लोग न्यूमेरिकल को टैकल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। समझ में आया? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट प्लान होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? आपका प्रेजेंट प्लान आएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा, प्रेजेंट प्लान के अलावा आपको कहेगा हमारे पास एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, या प्लान फर्स्ट है, या आपका प्लान सेकंड है। ए बी ले लीजिए या फिर फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, आप लोगों को कुछ भी दे सकता है। आपको मल्टीपल प्लान भी गिवन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी प्लान गिवन हो सकते हैं। पूछेगा हमें कौन सा चूज करना है, कौन सी बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। समझ में आया? और यहाँ पे आप लोग क्या लेके चलते हैं? यहाँ पे वही आपका पर्टिकुलर चलेगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लोग क्या लेके चलेंगे? सर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वही सारा फॉर्मेट है जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट के दरमियान पढ़ते आए हैं, चीजें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराना है। जनरल सेल्स की वैल्यू आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी सेल्स की वैल्यू है, अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग सेल्स की वैल्यू आएगी। अब सेल्स की वैल्यू के अंदर से माय डियर फ्रेंड्स हमें लेस करना होता है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वीसी को लेस करना है। समझ में आया? वीसी की जो वैल्यू होगी, वेरिएबल कॉस्ट, जो हर प्लान के अंदर अलग अलग रहती है। ध्यान रखिएगा, प्लान अलग है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। और इसी के अंदर से हम लोगों को क्या माइनस करना है? इसी के अंदर से हमें फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। याद रखिएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एफसी कहते हैं। अगर आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, वैसे तो अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इनके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आई थिंक आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा? सर मैं इसको बोलूंगा हमारा क्या निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे आपको क्या कहना है? आपको कहना है सर हमारा ग्रोथ प्रॉफिट निकल के आया। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो अभी इनका अगर आप लोग लेस करते हैं, इनको अगर आप लोग माइनस कर लेते हैं, एक बार अगर आप लोगों ने माइनस कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इस बॉक्स के अंदर हम कह सकते हैं सर हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे एक बार कलर का चेंज कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास आ गया है ये ग्रोस प्रॉफिट। याद रखिएगा, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको ग्रोस प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे एक ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे एक ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे एक ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? अब इस ग्रोस प्रॉफिट के अंदर आपको ध्यान क्या करना है? यहाँ पे एक नया कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा,
क्या करेंगे हम लोग, एक नया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सेल्स गिवन होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं आप लोग, कॉस्ट ऑफ डेटर, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ डेटर। ध्यान रखिएगा, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्यों कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं ये भी बताऊंगा। आप लोग क्या कहेंगे, सर कॉस्ट ऑफ डेटर की बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेटर की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेटर के अंदर आपको क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट लेना है, उसको 365 से डिवाइड करना है। अगर 360 दे रखा है तो 360 से डिवाइड करना, और जितने दिन की बात हो रही, मान लीजिए पहला प्लान है 50 दिन का, ये 60 दिन का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलेगा। अब ना ये ऐड करना है, ये ना ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये अमाउंट केवल आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ डेटर की अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेटर की बात कर रहे हैं ना। कॉस्ट ऑफ डेटर के अंदर क्या होगा, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में आपका क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अपॉन में क्या करना है, 365, या कई बार क्वेश्चन के अंदर 360 रहता है, और डी का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेज रहेगा। ऐसे कैलकुलेट करना। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको और बेटर वे में क्लैरिटी होगा। अब आपको ध्यान क्या देना, सर ध्यान ये देना है, इसी के बिहा पे जो आपने कैलकुलेशन किया है, ये कॉस्ट ऑफ डेटर जो आपने कैलकुलेट किया है, इसी के बिहा पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और उस इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या फैक्टर होंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट को माइनस करना है, और अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट निकल के आएगा और माइनस हो जाएगा। समझ में आया। अब इंटरेस्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या लेस करना है, इंटरेस्ट के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बैड डेप्थ को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। और आपका जो आपका रिसीवेबल चार्जेस होते हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये का आपका क्या हो जाएगा, बैड डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका बैड डेप्थ है, ठीक है ना। तो बैड डेप्थ अगर आप लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ओके, ये हमने अगर है तो माइनस कर देना है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक और कंपोनेंट माइनस करना है, दैट इज द रिकवरी चार्जेस, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको क्या करने पड़ेंगे, रिकवरी चार्जेस यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिकवरी चार्जेस आप लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग रिकवरी चार्जेस माइनस करते हैं, आप सभी के पास एक रिजल्ट निकल के आएगा। समझ में आया। आप सभी के पास क्या निकल के आएगा, एक रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके ना यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो किस टर्म में मिलेगा, ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट की टर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, नेट प्रॉफिट मिल गया है। यही कैलकुलेशन हमें करनी थी, तो ये क्या आ गया, आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सबसे आसान चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी यही रहने वाला है। तो आपको ना तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना है, बस जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना वो आपको फॉलो करनी है। इजीली, बहुत आसानी से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या रहने वाला है, स्लाइड रहने वाला है। इसको बार बार आपको याद करना है, अंडरस्टैंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। इसी के बिहा पे सारी न्यूमेरिकल्स होंगी। सेल्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेटर कैलकुलेट करना है, उसके बिहा पे इंटरेस्ट, बैड डेब्ट और रिसीवेबल चार्जेस का, रिकवरी चार्जेस को माइनस करने के बाद आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो सेम फॉर्मेट, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम फॉर्मेट है, बस अमाउंट मैंने नहीं लिखा है। तो आप लोग लिख सकते हैं सेल्स का अमाउंट आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। जैसे मैंने अलग अलग प्लान लिया है, एक 50 दिन का प्लान लिया है, एक 75 दिन का प्लान लिया है, एक 100 दिन का प्लान लिया है। इसके अंदर से आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट आपका हर प्लान के हिसाब से अलग अलग रहेगा, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको क्या करना, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का भी अपना एक हिसाब किताब होता है, अपनी कैलकुलेशन होती है। समझ में आई इतनी बातें, ओके। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। थोड़ा सा बढ़ा करके लिख रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मेट के आई थिंक कुछ मिसिंग है, ठीक है। वैसे तो मैं समझा चुका हूं चीजें। अब इसमें क्या करना है आपको, ग्रोस प्रॉफिट के अंदर आपको ये वाला फैक्टर कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डेटर, जो मैंने अभी अभी बताया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, बैड डेब्ट माइनस करेंगे, रिकवरी चार्जेस माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे आप लोग अमाउंट लिख लीजिएगा। एग्जैक्टली कैसे करना है ये फॉर्मेट आप लोगों के पास है, बाकी इस
सेशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि तमाम जितनी भी पीडीएफ है उनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाए और अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आई ये सारी बातें? अगर आपको समझ में आ गई ना तो ये सवाल आप लोग बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। इस तरीके का सवाल आपके अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अभी सोल्व करवाऊंगा, देखिए आप लोग बहुत आसानी से ऐसे इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है सवाल? कहता है इलस्ट्रेशन 15.3 है। यहाँ पे क्या कहता है, एबीसी एंड कंपनी इज मेकिंग द सेल्स 16 लाख। ध्यान रखिएगा कंपनी की सेल्स कितनी है, 16 लाख है, प्रेजेंट सेल है और कितने दिन के लिए है, 90 दिन का प्रेजेंट वैल्यू है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हाउ इन ऑर्डर टू ओवरकम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इट इज कंसीडर्ड टू द चार्ज दैट क्रेडिट पॉलिसी द पर्पस टर्म ऑफ द क्रेडिट एंड एक्सपेक्टेड सेल्स आर गिवन। याद रखिएगा ये पॉलिसी 1 है, प्लान 1 है या पॉलिसी 1 है, 5 तक अलग अलग पॉलिसी है, एक प्रेजेंट पॉलिसी है, 6 पॉलिसी होगी है, अलग अलग दिन दिए गए हैं और अलग अलग सेल दी गई है। याद रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट सेल का 80% गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1 लाख गिवन है, आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 15% करना है यानी इंटरेस्ट आपको देना है और 360 का दिन लेके साल लेके चलना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फॉर्मेट आपको आना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास काफी अलग अलग प्लान है। कितने प्लान है अगर आपको याद हो तो 5 अलग अलग पॉलिसी है, एक प्रेजेंट पॉलिसी है, तो टोटल कितनी पॉलिसी होगी, टोटल आपकी 6 पॉलिसी होगी, ठीक है ना। एक तो प्रेजेंट हो गई है और एक आपकी कितनी है, प्रेजेंट के बाद आपकी वहां पे भी गिवन है ना, ठीक है ना। एक आपकी प्रेजेंट है और आपकी अलग अलग 5 पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपका नंबर 1 आ गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका नंबर 2 आ जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, नंबर 3 आ जाएगा, फिर आपका नंबर 4 आ जाएगा। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, नंबर 5 आ जाएगा और ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा। तो 6 अलग, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, हमारी क्या हो गया है, 6 अलग अलग पॉलिसीज हो गई है यहाँ पे। ओके, इसी को मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 अलग अलग पॉलिसी, देखिएगा ध्यान से, प्रेजेंट के अलावा हमारे पास 6 अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो, फॉर्मेट तैयार हो गया है। ऊपर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट वाली वैल्यू लेके चलते हैं, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे प्रेजेंट मान ले 90 दिन वाला, ठीक है ना। और अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपकी क्रेडिट पॉलिसी 1 है, यहाँ पे फिर क्या है आपकी 2nd है और फिर क्या है आपकी 3rd है और फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4th आ जाएगी और ऐसे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपकी 5th आ जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान देना कितने कितने दिन थे, 70 75 है, 60 है, ठीक है। आपका पहले 90 है, सबसे पहले प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट सर 90 है, तो प्रेजेंट आप लोग यहाँ पे कितना कर देंगे, 90 डे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 डे आ गया है, फिर कितना है आपका 75 है और फिर कितना है आपका 60 है, ठीक है। और अगर आप लोग आगे देखेंगे फिर कितना है आपका 60 के बाद है आपका 45 30 15, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 45 है, फिर कितना है आपका 30 है, ठीक है। 15 भी गिवन है, 6 है कि 5 है, एक बार जरूर, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 तक ही है, 75 60 45। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे है 75, यहाँ पे 60, यहाँ पे है 45, ठीक है। 75 60 45, जस्ट ए मिनट, 75 60 45 30 15, ठीक है। ये तो 75 60 45 30 15, ठीक है। मैंने एक गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका 75 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की जगह पे गलत कर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, गड़बड़ हो सकती है फॉर्मेट के टाइम पे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 90 डेज, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है आपका 75 डेज, यहाँ पे कितना है आपका 60 डेज, यहाँ पे कितना है 45, यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे कितना है 15। हाँ अब ठीक है, समझ में आई। तो ये 15 डे आपको लिखना है, यानी कि दिन है ये, ठीक है ना। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं सर, हम ऊपर लिखते हैं क्रेडिट पॉलिसी, तो ये लिख दिया मैंने। आपका क्या आ गया है, ये आपका क्रेडिट पॉलिसी हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या, सॉरी, आपका पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सर हमें सेल्स करना होता है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सेल्स की वैल्यू क्या गिवन है, सेल्स की वैल्यू है आपकी प्रेजेंट 90 दिन के ऊपर 16 लाख है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लोग 16 लाख लिख देंगे, ये आपका हो गया है 16 लाख, ठीक है ना।
आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे 16 लाख के बाद क्या है, अगर आप लोग देखेंगे 75 दिन के ऊपर 15 14.5, अगर आप लोग देखेंगे कितना है 15 है फिर 14.5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15 लाख आ जाएगा सेल्स, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे 15 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 14,50,000, ठीक है ना। अगर आप लोग और आगे देखेंगे तो फिर कितना है 14,25,000, 13,50,000, 14,25,000 हो जाएगा, ओके 14,25,000, ठीक है ना। उसके बाद आपका कितना है 13,50,000, यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 13,50,000 लिख देंगे। और अगर आप लोग देखते हैं 13 लाख, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई है 13 लाख आ गई है। इस बात को आपको अपने जहन में रखना, ठीक है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था हमें घटाना होगा, क्या करना होगा लेस करना होगा। किसको लेस करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे सर आप वेरिएबल कॉस्ट वीसी की बात कर रहे हैं, और वीसी क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट अपने आप में 80% है, क्या है 80% है। याद रखिएगा जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये सेल्स के बिहाफ पे होगा, यानी कि जो आपकी सेल्स है ना उसका 80% आपको लेके चलना है, समझ में आया। यानी कि आपको सेल्स का कितना लेके चलना है 80% लेके चलना है। और अगर आप लोग सेल का 80% लेके चलते हैं, जस्ट ए मिनट कैलकुलेटर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग सेल्स का 80% यहाँ पे बहुत आसान तरीके से क्या कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, कैलकुलेटर मैं खोल लेता हूं और हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आप लोग कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, कोशिश कीजिएगा फोन को अवॉइड करें, क्योंकि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना आसान होता है। जस्ट ए मिनट हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। यस अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें 80% निकालना है 16 लाख का। तो मैं क्या करता हूँ 16 लाख का 80% निकाल लेता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे ये आएगा 12,80,000, ठीक है ना। कितना आएगा 12,80,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12,80,000 का अमाउंट आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, आपकी 80% है। ध्यान रखिएगा कितनी गिवन है 80% ही गिवन है ना, यस 80% गिवन है। आगे देखिए आगे क्या है 15 लाख है आपका, ठीक है। 15 लाख का हमें कितना निकालना है 80% निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली 12 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 12 लाख लिख देंगे। उसके बाद 14.5 लाख है, 14,50,000 का 80% अगर आप लोग लिखते हैं तो 11,60,000 आता है। तो आपका कितना हो जाएगा 11,60,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है 14,25,000 लेके चलना है। 14,25,000 का अगर आप लोग 80% कैलकुलेट करते हैं 11,40,000 आता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 11,40,000 लिख दिया है। आगे देखिए 13,50,000 है, ठीक है। 13,50,000 का 80% लेके चलते हैं 10,80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 10,80,000 हो गया है। अब क्या करना है 13 लाख लेके चलना है, और 13 लाख का हमें कितना निकाल लेना है 80%, 10,40,000 हो जाएगा, ठीक है। डेट्स फाइन, ये आपका सोल्व हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है आपको फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे एफसी। क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपया गिवन है, तो 1 लाख आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। सब के अंदर से आपको क्या करना है 1 लाख माइनस कर देना, ठीक है। तो अगर आप लोग 1 लाख माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सभी प्लान के अंदर क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको एज इट इज क्या करते जाइए माइनस करते जाइए। सभी के अंदर से 1 लाख है फिक्स है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब बस इसको माइनस करना है और हमें क्या निकाल लेना है ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबको माइनस कर देंगे। जो फॉर्मेट अभी अभी कराया ना मैंने सेम फॉर्मेट आपको याद रखना है अपने जहन के अंदर। अगर इतनी बातें आपको समझ में आएगी ना तो बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या निकालने वाले हैं सर, यहाँ पे हम लोग अपना ग्रोस प्रॉफिट निकालने वाले हैं, ठीक है। आप लोग क्या निकालोगे यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। अब ग्रोस प्रॉफिट कितना निकलेगा, देखिए अगर आप लोग 12 लाख के अंदर से माय डियर फ्रेंड्स कितना माइनस करते हैं, सॉरी 16 लाख के अंदर से मैं माइनस करता हूं 12,80,000 और फिर मैं माइनस करता हूं 1 लाख, तो ये बनेगा 2,20,000, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 2,20,000 का अमाउंट आ गया है, ओके ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है 15 में से अगर 13 जाएगा तो केवल और केवल 2 लाख बच जाएगा। यहाँ पे सर 2 लाख आ गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपना कितना है, अपना 14.5, 14.5 में से अगर मेरे को 11,60,000 माइनस करना है, माइनस में 1 करना है, तो 1,90,000 बचता है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 1,90,000 लिख दिया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 14.25 के अंदर से अगर मेरे को 11.4 माइनस में
मेरे को 1 माइनस करना है, 1,85,000 मेरे को यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1,85,000 आ गया है। आगे देखिए, अगर आप लोग 13.5 के अंदर से माइनस करते हैं 10.8, ठीक है ना, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 10,08,000 माइनस करेंगे, ठीक है, 10,08,000 में 80,000, सॉरी 10,80,000 माइनस में 1, तो 1,70,000 बनता है। ये 1,70,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे अगर आप लोग देखेंगे 13 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 3 में से नहीं, 1 मिनट, 13 लाख में से आपका कितना है, 10.4 है, माइनस में कितना करना आपको, 1 करना, 1,60,000 बचेगा। यस, ये आपका हो गया है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया है तो इस चीज को आप लोग प्लीज अवॉइड कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें एक शब्द कैलकुलेट करना होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेटा। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कैसे करते हैं कैलकुलेट, दैट इज द, आपको करना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और प्लस में अपन में कितना आ जाएगा, 360 गिवन है, और कितने दिन का डेटा है, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डेज, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डेज। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितने दिन का है, यहाँ पे 90 दिन का है, यहाँ पे 75 दिन का है, यहाँ पे 60 दिन का है, यहाँ पे 45 दिन का है। एक और पेज ले लेता हूं ताकि हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365 लेते, क्वेश्चन में 360 दिया है, 1 मिनट चेक कर लेते, क्वेश्चन में 360 दिया है ना, यस, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, 360 दिया है, तो हम लोग 360 ही लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आप लोग सबसे पहले प्रेजेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्रेजेंट के अंदर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना होगा, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट के लिए कॉस्ट ऑफ डेटर, दैट शुड बी, टोटल कॉस्ट आपको करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 12,80,000 और 1 लाख, 13 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13,80,000 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 13,80,000 टोटल कॉस्ट आ गया। 360 से डिवाइड करना है, प्रेजेंट वैल्यू कितने दिन की है, 90 दिन की है। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं, 13,80,000 आपका है, डिवाइड करना है आपको 360 से, और आपका जो आंसर आता है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 90 से, तो ये आएगा 3,45,000। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,45,000। देखिए बहुत आसान था। ऐसे अगर आप लोग बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी 1 की बात करता हूं, तो अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ डेटर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों एक्सपेंसेस को जोड़ना होगा, यानी कि 12 और 1 13 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 13 लाख ले लेंगे। ओके, टोटल कॉस्ट कितना आ गया आपका, 13 लाख आ गया है। कितने से डिवाइड करना है, 360 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, क्योंकि 75 दिन का डेटा है। ठीक है, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या करना है, 13 लाख लेके चलना है, डिवाइड करना है 360 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 75 से, तो ये बनेगा आपका 2,70,833। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 2,70,833 राउंड फिगर में लिख रहा हूं। ठीक है ना, अगर आप लोग क्रेडिट पॉलिसी सेकंड की बात करते हैं, सीओडी की बात कर लीजिए, टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 11 और 1 12, 12,600, 12,60,000 बन रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 12,60,000 यहाँ पे लिख देंगे। ओके सर, कितना आ गया, 12,60,000, 360 से डिवाइड कराना है, मल्टीप्लाई में 60 दिन होगा। आई थिंक आपका क्रेडिट 3 में कितना है, 60 दिन है, तो 60 दिन से हम लोग इसको कर देंगे सोल्व, यानी कि आपका कितना बन रहा है, 12,60,000 बन रहा है, डिवाइड करना है 360 से, मल्टीप्लाई करना है 60 से, ये आपका आ जाएगा 2,10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2,10,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व हो गया है। ऐसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट 3 को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ डेटर निकालना है। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट करते हैं 3 के अंदर, आपका 11,40 और 1 12,40 हो जाएगा, यानी कि 12,40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 12,40,000, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 360 से डिवाइड करना है, और ये कितने दिन का डेटा है, 45 दिन का डेटा है। डेटा जरूर चेक कीजिएगा, 45 दिन का है। तो करते इसको सोल्व, कितना आ गया, 12,40,000 डिवाइडेड बाय कितना है, 360, जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई कर देना 45 से, 1,55,000। तो ये कितना आ गया आपका, 1,55,000 आ गया। ठीक है, ओके, इसके बाद आपका क्रेडिट 4 आ जाएगा। सीओडी आपको कैलकुलेट करना है, यानी आप लोग क्या कहेंगे, सीओडी कितना बनता है, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग देखेंगे 10 और 1 11,80,000। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, 11,80,000 को इससे डिवाइड कर देंगे 360 से, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 30 दिन से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप लोग क्या लेके चलते हैं, 11,80,000 लेके चलते हैं,
डिवाइड करना है 360 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। 93,933 राउंड फिगर में है, ठीक है। सॉरी 98,000 आपका कितना बन रहा है, 333 बन रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट एंड फाइनल है आपका सीओडी, आप लोग निकाल सकते हैं कितना है टोटल कॉस्ट की। अगर आप लोग बात करते हैं 1040 और 1140, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे 11,40,000 है। इसको डिवाइड कितने से करना है, 360 से, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 15 दिन से। एक बार डेटा चेक कर लीजिए, 15 दिन का ही है, यस। इसको कर दीजिए 11,40,000, ओके। इसको डिवाइड करना है 360 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 15 से। 47,500 कितना आ गया आपका, 47,500। एक बार इस डेटा को जरूर चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में दिमाग में कुछ और चीजें होती हैं, कैलकुलेशन कुछ और कर देते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा माय डियर फ्रेंड्स हमको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 3,45,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे अमाउंट आया 3,45,000, आपने लिख दिया 3,45,000 आ गया है। अगला कितना है, 2,70,833, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 2,70,833 आ जाएगा। अगला अमाउंट अगर आप लोग देखेंगे तो 2,10,000 है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर 2,10,000 आया है, ठीक है। तो ये आपका 2,10,000 आ गया है। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो 1,55,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,55,000 आ जाएगा, ओके। अगर आप लोग आगे देखते हैं 93,933, तो ये कितना आ गया, सॉरी 98,333, ठीक है ना। अगर आप लोग आगे देखते हैं, आगे कितना है आपका 47,500, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 47,500 आ गया, ठीक है। सिंपल, ये कैलकुलेट करना है कि नहीं है। जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डेटर की बात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा। टोटल कॉस्ट को आपको क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। और माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसी के बिहा पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसी के बिहा पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। जहां पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 15% दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 15%, तो 15% इंटरेस्ट निकालना है इन सबका। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से हमें माइनस करना है। कौन सा फैक्टर माइनस करना है, यानी कि हमें लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है, इंटरेस्ट लेस करना है। क्या करना है आपको, इंटरेस्ट लेस करना है। अगर याद हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है। समझ में आया, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो ध्यान कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 15% है, ठीक है। 15% है, तो यानी कि इन सब का जो आपने कॉस्ट ऑफ डेटा निकाला है ना, इसके बिहा पे ये वाला डेटा कैलकुलेट करना है। कॉस्ट डेटर 15% आपको निकालना है, यानी कि 3,45,000 है आपके पास, इसका 15% निकालेंगे 51,750 बनेगा, 51,750 बनने वाला है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग 2,70,833 का कितना निकालने वाले हैं, 15% निकालने वाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका कितना बनता है 40,624, राउंड फिगर में लिख रहा हूं 40,624। ऐसे अगर आप लोग 2,10,000 का 15% निकालने वाले हैं, अगर मैं इसका 15% निकालूं तो 31,500 बनता है, ठीक है। ओके, 31,500 आ गया है। अगर आप लोग 1,55,000 लेके चलते हैं, इसका अगर आप लोग 15% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 23,250 आ जाएगा, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे 98,333 का 15% निकालते हैं 14,749 आ जाएगा, ठीक है। 14,749 आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 47,000 का, अगर आप लोग 47,500 का आपको कैलकुलेट करना है कितना 15%, तो 7125 आ जाएगा। देखिए ये वाला जो डेटा है ना, ये जो आपने निकाला है इंटरेस्ट, अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बैड डेप्थ की बात करते हैं तो है ही नहीं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बैड डेप्थ है ही नहीं, रिकवर चार्जेस भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, जस्ट ए मिनट। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाए, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्टली सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, आपका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, माइनस कर दीजिए। जो आपका अमाउंट बना था ग्रोस प्रॉफिट 2,20,000 है, उसके अंदर से आपको माइनस करना है 51,750, तो बनता है 1,68,250। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1,68,250। समझ में आया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 2 लाख के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं, 2 लाख है, माइनस करना है आपको 40,624, ठीक है ना। तो 159,376, ठीक है ना, 159,376
376 आ जाएगा। अगर आप लोग आगे देखते हैं, आपका 1,90,000 है। 1,90,000 के अंदर से अगर आप लोग 31,500 माइनस करते हैं तो 158,500 यानी कि 158,500 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग 185 यानी 1,85,000 के अंदर से माइनस करते हैं 23,250, 1,61,750, तो आप लोग क्या कहेंगे, 1,61,750 आएगा। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 1,70,000 पकड़ के चलते हैं, माइनस करते हैं 14,749 को, तो 1,55,251, 1,55 कितना आ जाएगा, 251 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 1,60,000 है आपका, माइनस करना है आपको 7125 को, अगर आप लोग करते हैं तो 152,875, ठीक है ना, 152,875। तो ये आपका आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल आसानी से सोल्व हो गया है, हालांकि कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। कोई ज्यादा यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग देखेंगे इनमें से जैसे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अगर आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ये है। ठीक है ना, हमें इन पे चेक करना है यहां से लेकर के, और जो हमारे पास 5 प्लान है, पांचों में सबसे बेस्ट कौन है। अगर आप लोग देखेंगे सबसे बेस्ट यानी कि आपको उठाना है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा उठाना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्यों उठाना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखना है ना कि एग्जैक्टली कौन सी क्रेडिट पॉलिसी में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर प्रेजेंट को हटा दे तो सबसे ज्यादा इसमें है 1,61,750। कितना है, 1,61,750, और ये कहां पर है, ये आपका क्रेडिट पॉलिसी 3 है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं, क्रेडिट। ठीक है ना, मैं यहाँ पे हटा देता हूं, क्रेडिट पॉलिसी कौन सी है, ये थर्ड वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा थर्ड वाली है ना, यस 45 डेज वाला प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर चीजें बेहद आसान रहती है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये सवाल था 365, अगर यहाँ पे 360 गिवन है, वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे तो 360 गिवन है, अगर ये नहीं गिवन होता तो हम लोग 365 से डिवाइड करते, जहां पे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेटर को कैलकुलेट किया है। समझ में आया, तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड चीजें आपको समझ में आई होंगी, फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। बाकी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला जो आपका इलिस्ट्रेशन आपका कितना है 15.5, ये आपका CW रहेगा। ठीक है ना, ये आप लोग कह दीजिए होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, आपका HW रहेगा होमवर्क। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। डाउट रहता है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एग्जैक्टली क्या कुछ आपका डाउट रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, पहली क्लास आपको पसंद आई होगी, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर चीजें आपको बेहद क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड हो गई होगी। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ आखिरी तक आप सभी बने रहे, इतना लंबा आप सभी ने मेरे को सुना, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तसल्ली बयास